लेट्स स्टार्ट। अब हम जो आज पढ़ना है वो हमको क्या पढ़ना है? इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पार्ट बी, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर पार्ट बी, उसमें आईईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है? तो इनका ये कहना है कि जब भारत देश आजाद हुआ तो हालात बहुत खराब थे, बहुत नाजुक थे। इंडिया के हालात बहुत खराब थे, बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा था, इकोनॉमिकली बहुत वीक थे, क्योंकि 300-400 साल राज करने के बाद अंग्रेज हमको बिल्कुल पूरी तरह लूट के चले गए। जो हमारे देश में सोना चांदी हीरे जवाहरात से वो लगभग वो लूट के चले गए थे। हमारे यहाँ जो अच्छी मूर्तियां थी वो सब लूट के चले गए थे, और उन्होंने जानबूझकर इंडिया को, भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको खराब करने की कोशिश की। अब इसके हालात को हमको जानने के लिए ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है कि भारत देश ने आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत के क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, भारत ने क्या कदम उठाए इनसे ऊपर उठने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है चैप्टर इस टर्म 1 में जो कवर होगा एग्जाम की, टर्म 1 जो नवंबर दिसंबर में होगी एमसीक्यू, उसमें जो कवर होगा वो है पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इनका ये कहना है कि जब भारत देश आजाद हुआ उस समय पर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। भारत की अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ 1947 में। इस चूंकि ये चैप्टर बेसिक है इसलिए बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस चर्चा होगी, स्वतंत्र होने से पहले और स्वतंत्र होने के बाद। लेकिन स्वतंत्रता के समय कैसे हालात थे, वो आज की परिस्थितियां, आज की सिचुएशन यहाँ पर कवर नहीं होगी। यहाँ पर जो कवर होगी वो वही 1947 से 1950 1951 के आसपास, या फिर 1947 से पहले की के बारे में यहाँ पर बताया जाए। एक तरह से यदि तुम्हारी हिस्ट्री स्ट्रांग है तो फिर तुम्हें ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। वैसे भी ये चैप्टर इतना ज्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं। इनफैक्ट कोई भी चैप्टर आईडी में दिमाग लगाने वाले नहीं है, बस हमको एक रीडिंग मारना है ताकि क्या हो जाए, हम अपना एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सबसे पहले हमें एक पृष्ठभूमि तैयार करनी है, बेसिक नॉलेज लेना है। उसके बाद लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल का मतलब होता है ब्रिटिश रूल। अब इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी देर बाद के बताऊंगा जब स्टार्ट करेंगे बात। एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में पढ़ना है कि कैसे हालात थे एग्रीकल्चर के। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे, फॉरेन ट्रेड कैसा था भारत का, डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी, डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भारत में कैसा था। ऑक्यूपेशन यानी किस पेशे से, किस प्रोफेशन से लोग बाग जुड़े हुए थे, यानी लोग बाग क्या ज्यादा काम करते थे, जैसे खेती करना, नौकरी करना, इंडस्ट्री डालना, इस तरह से किस प्रोफेशन में, ऑक्यूपेशन में लोग बाग इन्वॉल्व थे। उसके बाद भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स का मतलब होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड, डैम, ये सारी चीजें, मतलब बांध, पुल, पुलिया, आवागमन के रास्ते, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बस, ट्रक, ट्रेन, है ना, सूचना आदान प्रदान, कम्युनिकेशन के लिए क्या हालात थे उस समय, या क्या सोर्सेस अवेलेबल थे। उसके बाद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों ने हमारे लिए अच्छा क्या किया, यानी उन्होंने जो भी किया उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था। उसके बाद स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और सबसे लास्ट में हम ये जानेंगे, ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कंक्लूजन निकालेंगे कि भारत देश की हालत कैसी थी आजादी के समय। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, इस बुक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू familiarize with you with the basic feature of the Indian economy and its process of development। क्या ऑब्जेक्टिव है इस बुक को पढ़ने का
कि हमको एक बार फैमिलियर हो जाए हम कि हमारा जो इकोनॉमी है, भारत देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, अर्थ का मतलब होता है पैसा या धन। तो जो इकोनॉमी है, मॉनेटरी जो कंडीशंस है भारत देश की, वो कैसी थी और किस तरीके से हमने अपने आप को उस आर्थिक संकट से, यानी जो हमारे पास पैसे की कमी थी उसको हमने गरीबी, किस तरीके से हम धीरे धीरे ऊपर उठे हैं, किस तरीके से क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि हम थोड़ा सा डेवलप हो जाएं। In order to understand the various phases of development, it is important to first look at the state of Indian economy prior to the country's independence. किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ कंट्री का, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम जब आजाद हुए तो हमारी कंडीशन थी कैसे। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो भी कदम उठाए गए होंगे वो क्यों उठाए गए होंगे और किस लिए उठाए गए होंगे, एकदम से क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसकी वजह क्या थी। इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, आजाद होने के बाद क्या स्ट्रेटजी हमने अपनाई ताकि हमारी कंडीशन अच्छी हो सके। ठीक है, एक माहौल हमको बनाना है कि बिफोर आजादी और आफ्टर आजादी क्या कंडीशन थी। ठीक, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बैटल ऑफ प्लेसी फॉट इन 1757। जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, तो उस समय ब्रिटिश रूल का भारत में उदय हुआ, यानी ओरिजिन हुआ। उस समय पहली बार अंग्रेजों ने फुल फ्लेज्ड हमारे ऊपर राज करना स्टार्ट किया। लेकिन जब सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बिजनेस करने इंडिया के अंदर, तभी से धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपना जगह बनाना शुरू कर दिया और लोगों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, लोगों को लालच देना शुरू कर दिया। और उस लालच देने की वजह से, उन जयचंदों की लालची लोगों की वजह से हम धीरे धीरे अंग्रेजों के चुंगल में फंसते चले गए। प्लासी का युद्ध हुआ, उसकी हिस्ट्री जानने से कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम की भी नहीं है ना। डिटेल, इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। बस तुम लोग इतना तो समझते हो कि जब भी कोई युद्ध होता है, वॉर होता है, तो उसमें देश के जो रिसोर्सेस हैं उनका यूटिलाइजेशन होता है, पैसा खर्चा होगा, जन का भी धन का भी, पैसा भी लगेगा और लोग भी मरेंगे। यानी आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कमजोर तो होंगे, हर तरीके से, जन से भी, बल से भी, धन से, है ना। सीधी सी बात है, जब आपके लोग मारे जाएंगे, आप सारा पैसा औजार खरीदने में लगा दोगे तो खाने के लिए क्या बचेगा। ठीक है, फिर बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स का जो बेसिक पर्पस था, मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों वो भारत देश में कब्जा करना चाहते हैं, वो समझते हैं। The main purpose of the British rule in India was to use Indian economy as feeder economy for the development of British economy. Feeder समझते हो? अच्छा, स्पून फीडिंग समझते हो, है ना। चम्मच से दूध पिलाया जाता है जब बच्चे हो, तो उसको स्पून फीडिंग बोला जाता है। फीडर का मतलब ऐसा है कि जब आपके हालात खराब हैं, उस समय आपको उस बेसिक जो सहायता देना है वो है भरण पोषण, जिसको बोला जाता है हिंदी में। अब इंग्लिश में आप क्या कहोगे कि जीवन यापन के लिए आपको जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस प्रोवाइड करे, वो बेसिक रिसोर्सेस, वो है फीडर इकोनॉमी, है ना। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, ब्रिटिशर्स इतने अमीर नहीं थे, लेकिन हाँ, उनके पास दिमाग था और हमारे पास लालच था। वो हमको लालच देते थे और हम उस लालच में अपने ही आदमियों के साथ गद्दारी करते थे। उनकी जो कमजोर इकोनॉमी थी, उसको सुधारने के लिए उन्होंने हमारी इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी की तरह इस्तेमाल करना चाहा, क्योंकि उस समय भारत सोने की चिड़िया था, यानी भारत के पास बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत ज्यादा एजुकेशन थी, दुनिया में हर देश से अच्छे थे। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टेम्पर्ड यानी खराब करना द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली, बहुत गंदे तरीके से उन्होंने बर्बाद किया भारतीय इकोनॉमी को।
अब कॉलोनियल का क्या मतलब होता है? कॉलोनियल का मतलब ये होता है, अंग्रेज क्या ट्रिक अपनाते थे कि पहले भारत देश जो था वो एक पूरा देश नहीं था, भारत सिर्फ भारत नहीं था, या भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं था, भारत का नाम था अखंड भारत। यानी एक ऐसा इंडिया जो खंड खंड में तो बटा था लेकिन एक नहीं था, एक था, अनेकता में एकता वाला काम था। यानी कि हर एरिया का एक राजा होता था, उसके अंडर में कुछ एरियाज होते थे जिनसे वो टैक्सेस लेता था, कर वसूली करता था और उनको सुरक्षा देता था, उनका भरण पोषण करता था। यानी अमीरों से लेकर के गरीबों में बांट दिया जाता था ताकि सबका काम चलता रहे। एरियाज बटे थे, उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, है ना। फिर इसमें भी बहुत सारे एरियाज थे, अलग अलग कॉलोनियां बन, जैसे आज की डेट में कॉलोनियां बनती हैं, ऐसे ही अंग्रेज भी क्या करते थे, एक एरिया बना देते थे और उस एरिया को कॉलोनी बोला जाता था, उस एरिया को कॉलोनी बोला जाता था। वहां पर एक बंदा अपॉइंट कर देते थे जो सबसे क्या करता था, वसूली करता था, है ना। They exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own country. अपनी कंट्री की चमक बढ़ाने के लिए उन्होंने भारत के लोगों को भी एक्सप्लॉइट किया, यानी उनका शोषण किया, और जो इंडिया में रिसोर्सेस थे, ह्यूमन रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेस, दोनों को बर्बाद किया। उन्होंने हमारी शिक्षा, संस्कृति, हमारी धरोहर, सोना चांदी, हीरे जवाहरात जो भी था सबको बर्बाद किया और लोगों को भी आपस में लड़ाया। डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट पे उन्होंने काम किया। फाइनली आफ्टर 200 years of British rule, India gained independent from them on 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। और उसके बाद हमने क्या किया, ये तो in this chapter we will study a brief introduction of the state of Indian economy prior to independence and just after the attainment of independence। यही मैंने शुरुआत में बोला था कि आजादी से पहले और आजादी के बाद। टू अप्रिशिएट द करंट इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिया वी शुड अंडरस्टैंड, अभी जो हालात हैं वो कितने अच्छे हैं, ये समझने के लिए हमें वो कंडीशन समझना जरूरी है। सबको अपने देश से ये शिकायत है कि हम बहुत गरीब हैं या हमारे यहाँ ढंग के काम नहीं किए गए, तो क्या हालात थे और किन हालातों से लड़के हमने इतने बड़े देश को आगे बढ़ाया है, ये हमको समझना है। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश रूल, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Before the advent of British rule, Indian economy was characterized with the following features। अब ये चीजें आप लोग नोट करते हुए चलना और ध्यान रखना कि जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर शासन स्टार्ट किया, हमको रूल करना शुरू किया, उस समय हमारे देश की जो इकोनॉमी थी उसको क्या कहा जाता था, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। हो सकता है किसी दूसरे राइटर की बुक में ना मिले तो आप यहीं से नोट करते रहें। तो क्या कहा जाता था, प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। क्या था, प्रॉस्परस इकोनॉमी। प्रॉस्परस इकोनॉमी यानी जहां पर सब कुछ अवेलेबल है। प्रॉस्परस यानी जहां पर सारी चीजें अवेलेबल है, धनी जिसको बोला जाता है। जो आज अमेरिका को आप जानते हैं जिस चीज से, वो चीज प्रॉस्परस कहलाती है। धनी, संपन्न जिसको बोलते हैं, संपन्न बोलते हैं ना, ये छोरी सर्वगुण संपन्न है, इससे ब्याह करा दूं छोरे का। तो सर प्रॉस्परस का मतलब है संपन्न है, यानी धन धान धरा सब कुछ है इनके पास, पैसा भी है, लोग भी हैं और इनकी कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड भी है, सब कुछ है इनके पास। तो इंडिया ब्रिटिश रूल करने से पहले हम क्या कहलाते थे, प्रॉस्परस इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट यानी हम खुद पर ही यकीन करते थे
और हमारे पास हर चीज अवेलेबल थी, खुद ही हम हर चीज जनरेट कर लिया करते थे। एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, बेसिक यानी सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपेशन था वो कहाँ था, सबसे ज्यादा लोग जो जिस फील्ड में काम करते थे वो क्या था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल एंड इट engaged about 2/3 of the total population। करीब 60-70% लोग, 2/3 पीपल ऑफ इंडिया किस पर इंगेज्ड थी, एग्रीकल्चर पे, खेती। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इट वाज आल्सो, सर हमारे जो इंडिया था उसमें हैंडीक्राफ्ट की बहुत वैल्यू थी उस टाइम पे। इंडिया वाज आल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। अच्छे से याद रखना किस चीज में हम एक्सपर्ट थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीसियस स्टोन, मतलब प्रीसियस स्टोन मतलब डायमंड है ना, इन चीजों पे जो आभूषण के जो चीजें होती हैं वो है ना, उन पर हमारा सबसे ज्यादा जोर था और हम उस पर एक्सपर्ट थे, रेपुटेशन थी, हम जाने जाते थे, हमारी आइडेंटिटी हुआ करती थी इन चीजों से कि खेती सबसे अच्छी भारत में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सबसे अच्छा इंडिया के अंदर, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality of material used and the high standard of handicraft। हैंडीक्राफ्ट का क्या था, हाई स्टैंडर्ड था, यानी जो क्वालिटी हम बनाते थे, हम मैन्युफैक्चर करते थे, वो कोई दूसरा देश नहीं बनाता था। जो प्रोडक्ट हम यूज करते थे वो प्रोडक्ट कोई और यूज नहीं करता था, हमारे जैसी क्वालिटी किसी के पास भी नहीं थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, muslin, a cotton fabric of plain weave, is a type of cotton textile which had its origin in Bengal, now Bangladesh। जो सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कॉटन फैब्रिक बनना शुरू हुआ बंगाल में हुआ, लेकिन आज की डेट में वो बांग्लादेश में है, ढाका के अंदर है ना, स्पेल्ड एज डक्का, ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड। Dakai muslin had gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile and was exported to Europe, Middle East and other markets in 17th-18th centuries। 1700 और 1800 के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूरोप इंडस्ट्री को ये कॉटन होता था। कॉटन यानी कपड़े बना के, है ना, कॉटन रुई, बेसिकली कॉटन का मतलब रुई होता है जिसकी आप बत्ती जलाते हो, है ना। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ, फाइनेस्ट यानी सबसे अच्छी वेराइटी मसलन जो थी, मसलिन वो कहलाती थी मलमल, जिसको बोला जाता है ना, मलमल बहुत सॉफ्ट होता है, मलमल का जो कपड़ा होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, आज की डेट में बहुत महंगा मिलता है। मतलब जब बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए हर आदमी कोशिश करता है कि मलमल का आइटम बहुत शाइनिंग होती है और बहुत सॉफ्ट होता है, कॉटन से भी ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसको मतलब खींच के उस पर वर्क करके ऐसा कर देते हैं तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और एकदम चमक मारता है और बहुत अच्छा भी लगता है ना। मलमल, शाही और मलमल खास, क्या नाम दिया गया उनको, मलमल शाही। शाही मतलब राजा से प्रॉस्पेरिटी को बिलोंग करता है, और खस यानी थोड़ा सा उसमें कम, फाइन जो क्वालिटी होती है उसमें थोड़ा सा कम आती है। However, during the British rule, the economic policies pursued by the colonial government, British government in India, were concerned more with the protection and promotion of their own economic interest than in the development of India। सीधी सी बात है, आपने किसी के घर में कब्जा कर लिया तो क्यों कर लिया, निश्चित रूप से उसको लूटने के लिए, है ना। तो अंग्रेजों ने भी जब इंडिया में कब्जा किया तो क्या वो इंडिया को डेवलप करने के लिए था, नहीं, वो तो अपने खुद के इंटरेस्ट को
के लिए काम करते थे कि हमारा जो ब्रिटेन है वो अच्छा हो, वो प्रॉस्परस हो और हम इनको यहाँ से लूट खाएं। Their policies brought a fundamental change in the structure of Indian economy. क्या लेके आए वो चेंजेस? Their टू फोल्ड स्ट्रेटेजी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ, उन्होंने क्या किया आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम। क्या था उनका? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी भारत देश में इंडस्ट्री को खत्म करो। क्या करो? भारत में इंडस्ट्री को खत्म करो। और कहाँ इंडस्ट्री बढ़ाओ? अपने ब्रिटेन में। यहाँ इनको क्या बना दो आप? फीडर इकोनॉमी, है ना, जो बेसिक चीज सप्लाई करता है वो रॉ मटेरियल सप्लायर बना दो इनको। ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। हमको क्या बना दो? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और फिनिश्ड गुड का इंपोर्टर। डू यू नोट दिस वन? नो? लेट्स मीनिंग ऑफ कोलोनिज्म। कोलोनियलिज्म का क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज of which one is the ruler and other is its colony। एरिया डिवाइड करके कॉलोनी मान दे। The ruling country not only has political control over the colony but it also determines the economic policies of the dominated country। सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो कब्जा करते थे, बल्कि वहां पर पूरे इकोनॉमिक डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन, लॉ बनाना, लॉ मेंटेन करना, उस देश को कैसे चलाना है, वहां बिजनेस कैसे होगा, सारी चीजें कंट्रोल करने का काम किसका होता था? इन लोगों का होता था। कहां पे? कॉलोनी, जिस कंट्री में ये कब्जा कर लेते थे। इन केस ऑफ इंडिया द अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनी एंड द रूलिंग कंट्री, अनइक्वल रिलेशनशिप था, रिजल्टेड इन अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि वो क्या करते थे? इंडिया को अनइक्वल था। हालांकि बेसिकली कॉलोनियलिज्म में जो होता है उसमें क्या होता है कि जो रूलिंग कंट्री होती है वो कॉलोनी वाली कंट्री को भी डेवलप करती है, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया? यहाँ से सारा रॉ मटेरियल उठाया और इनसे जितनी भी चीजें ले सकते थे वो अच्छी अच्छी वो सब लेके और अपने यहाँ चले जाना, भारत का सामान पूरा खाली कर देना। ठीक, उसके बाद इस पार्ट को यहाँ खत्म कर लें, है ना? ओके, थैंक यू। अगली रिकॉर्डिंग अगले पार्ट।